Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है। सबसे पहले डीएनए होता है। डीएनए से बन सकता है विच इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन से पहला जो एमआरएनए बनता है दिस इज़ प्री एमआरएनए, क्योंकि इसके अंदर इंट्रॉन्स मौजूद है। इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है, एक्सॉन्स को मिला दिया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड स्प्लाइसिंग। और जो आरएनए बनता है विच इज़ मैच्योर मैसेंजर आरएनए, फिर इसमें ट्रांसलेशन होती है और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन जाती है। तो ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हमने रेगुलेट करना है। जो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन कैसे स्टार्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शन ऐसे स्टार्ट होती है कि जो डीएनए का वो वाला पार्ट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है उससे पहले वाला पार्ट विच इज़ अपस्ट्रीम, वहाँ पे प्रोमोटर होते हैं। ठीक हो गया। प्रोमोटर ये वो एरिया है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा सकते हैं या ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर सकते हैं। बढ़ाने वाले इन्हांसर है, कम करने वाले साइलेंसर है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, हम जो मैसेंजर आरएनए है उसकी स्प्लाइसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मैच्योर एमआरएनए की सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। तो हम सारे पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन है विच इज़ एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स के अंदर हम डीएनए और क्रोमेटिन के लेवल पे चले जाएंगे। किस लेवल पे जाएंगे? डीएनए और क्रोमेटिन के लेवल पे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमने डीएनए के सीक्वेंस को ख़राब नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया। क्लियर। जीन एक्सप्रेशन को ऐसे किया तो जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया या कम कर दिया, लेकिन हमने सीक्वेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। दिस इज़ द एपीजेनेटिक्स। अब एपीजेनेटिक्स कैसे हो सकती है? मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि अगर डीएनए की हाइपर मिथाइलेशन हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है? इनहिबिट हो जाती है। अगर डीएनए की हाइपर मिथाइलेशन हो जाए दिस लीड्स टू डिक्रीज जीन एक्सप्रेशन। अगर हिस्टोन की मिथाइलेशन हो जाए तो डीएनए की एक्सप्रेशन कम हो जाती है, जीन एक्सप्रेशन कम हो जाती है। अगर हिस्टोन की डीएसिटाइलेशन हो जाए तो जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाना है तो हिस्टोन की मैं थोड़ा सा उलट बोल दिया। अगर जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाना है तो हिस्टोन की एसिटाइलेशन करवा दो या डीएनए की मिथाइलेशन को कम कर दो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। दीज आर एपीजेनेटिक्स कि अगर डीएनए की मिथाइलेशन की है, ट्रांसक्रिप्शन कम हो गई है, जीन्स साइलेंस हो गया है। और जो मिथाइलेशन होती है वो किस एरिया की होती है? साइटोसिन की होती है। CpG आइसलैंड्स यानी साइटोसिन की मिथाइलेशन होती है। क्लियर। जिसकी वजह से डीएनए म्यूट हो जाता है। और जब डीएनए की साइलेंस होती है दिस इज सीन इन केस ऑफ इम्प्रिंटिंग। जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होती है प्रेटर-विली सिंड्रोम में या एंजरमैन सिंड्रोम में, उसमें यही मैकेनिज्म होता है। फीमेल्स के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की जो इनएक्टिवेशन होती है वो इसी मैकेनिज्म से होती है, डीएनए मिथाइलेशन से। और इसके अलावा जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनकी भी साइलेंसिंग कैसे होती है? डीएनए मिथाइलेशन से होती है। या फिर हम हिस्टोन को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टोन की मिथाइलेशन करें तो जीन एक्सप्रेशन बढ़ भी सकती है, जीन एक्सप्रेशन कम भी हो सकती है। क्लियर। और हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन इसकी मिथाइलेशन कर सकते हैं। डीएनए के अंदर साइटोसिन था ना। क्लियर। अगर डीएनए मिथाइलेशन डिसरेगुलेटेड हो जाए दिस रिजल्ट इन फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होती है? हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है किसकी? साइटोसिन की। क्लियर। यहाँ पे पढ़ा होगा हाइपर मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन। क्लियर। तो हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला, वो है एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स में आप एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स सीक्वेंस। इट माइट बी ड्यू टू डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए के अंदर साइटोसिन की मिथाइलेशन होती है, और अगर ये डिसरेगुलेटेड हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में करवा देगी। एंड डीएनए मिथाइलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ एजिंग, कार्सिनोजेनेसिस, एपीजेनेटिक्स, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन
और लाइनाइजेशन। जो हिस्टोन है उसकी मिथाइलेशन से जीन एक्सप्रेशन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, और हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन, दीज आर द बेसिक अमाइनो एसिड जिनकी वजह से हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसकी मिथाइलेशन होती है। हिस्टोन की अगर एसिटाइलेशन करे, एसिटाइलेशन में नेगेटिव ग्रुप ऐड करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज हटा लिया, तो हिस्टोन की एसिटाइलेशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाती है। एंड दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को रेगुलेट कर सकते हैं बाय एसिटाइलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, यानी थायराइड हार्मोन रिसेप्टर की एसिटाइलेशन की है, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस बढ़ गई है। अगर हम हिस्टोन की डी एसिटाइलेशन कर दे तो फिर क्या होगा, डीएनए टाइट हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन कम हो जाएगी, एंड दिस इज़ अल्टर्ड इन केस ऑफ हंटिंगटन डिजीज़। आपने डिजीज़ सारे के सारे पढ़ने हैं, डीएनए मिथाइलेशन का फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, हिस्टोन मिथाइलेशन में लाइसिन आर्जिनिन, हिस्टोन एसिटाइलेशन में थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन में हंटिंगटन डिजीज़। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और जो क्रोमेटिन बनता है, जो एक्सप्रेस कर सकता है, दिस इज़ कॉल्ड यूक्रोमेटिन, और ऐसा क्रोमेटिन जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने आप को, जो ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होता है, दिस इज़ कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। क्लियर? और एबनॉर्मल मिथाइलेशन के मैंने 2 डिजीज़ बता दिए, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और साथ में रेट सिंड्रोम। तो पहले बता दिया एपिजेनेटिक्स, जहाँ पर हमने डीएनए और या क्रोमेटिन के लेवल पे काम किया है। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना। अब हम आरएनए सिंथेसिस लेवल पे आ गए हैं। किस लेवल पे आगे हैं? आरएनए सिंथेसिस लेवल। क्लियर? ठीक हो गया। अब आरएनए सिंथेसिस के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक सीक्वेंस होता है विच इज़ अ प्रोमोटर सीक्वेंस होता है। ये वो जगह जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक स्पेसिफिक एरिया पे बाइंड करते हैं, और इसके अंदर एडेनिन थाइमिन रिच सीक्वेंस होते हैं, लाइक टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये प्रोमोटर एरिया होते हैं, यानी ये अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इन्हांसर्स। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर साइलेंस जीन एक्सप्रेशन को कम कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड साइलेंसर्स। तो साइलेंसर्स ट्रांसक्रिप्शन को कम करते हैं, इन्हांसर ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स ये आपने पढ़ लेना है। यूकैरियोट्स के अंदर टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? प्रिब्नो बॉक्स होता है। अब ये क्या भला होती है, सिर्फ नाम याद रख लो, प्रिब्नो बॉक्स। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स। तो ये तो हमने रेगुलेट कर लिया ट्रांसक्रिप्शन को। अगला रेगुलेशन आती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्या क्या चेंजेस होती है? दीज आर कॉल्ड आरएनए प्रोसेसिंग। अब जब आरएनए बनता है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ये होती है कि 7 मिथाइल जीटीपी कैप ऐड होती है 5 एंड पर, 3 एंड पर पॉली एडिनाइलेशन होती है, और फिर आरएनए एडिटिंग होती है, मतलब है कि स्प्लाइसिंग वगैरह होती है। दीज आर कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्लियर? और मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक सीक्वेंस होता है, दिस इज़ कॉल्ड कोजैक सीक्वेंस, जो कि इनिशिएशन करता है प्रोटीन सिंथेसिस की। अगर कोजैक सीक्वेंस में म्यूटेशन आ जाती है तो उसका मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, या फिर पॉली एडिनाइलेशन ऐड नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से एमआरएनए टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी। तो अगर एबनॉर्मल स्प्लाइसिंग होती है, अगर स्प्लाइसिंग सही से नहीं हुई, या फिर यानी अगर एबनॉर्मल स्प्लाइसिंग होती है, या फिर पॉली एडिनाइलेशन नहीं हो पाती, या फिर कोजैक सीक्वेंस में म्यूटेशन आ जाती है, दिस रिजल्ट इन बीटा थैलेसीमिया। क्लियर? तो ये था हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। इसके बाद है ट्रांसलेशन रेगुलेशन। ठीक हो गया कि ट्रांसलेशनल रेगुलेशन के लिए एक खास तरह का आरएनए होता है विच इज़ माइक्रो आरएनए। जो माइक्रो आरएनए होता है ना, ये क्या करता है? ये मैसेंजर आरएनए पे बाइंड करता है। क्लियर? माइक्रो आरएनए क्या होता है? माइक्रो आरएनए मैसेंजर आरएनए पे बाइंड करता है और मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देता होता है, यानी कि एमआरएनए को तोड़ देता है। क्लियर? यानी माइक्रो आरएनए ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता होता है। क्लियर?
तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और अगर माइक्रो आरएनए से इसे काम ना करे तो बहुत सारी क्या हो जाती है, मेलिग्नेंसीज वगैरह हो जाती है। फॉर एग्जांपल ट्यूमर सप्रेसर जीन को ही ब्लॉक कर दिया है बहुत सारे कैंसर ने। इसके अलावा एक स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए होता है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्सोजीनस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लाइक वायरसेस से होता है। जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए होता है वो क्या करता है, वो भी मैसेंजर आरएनए से बाइंड करेगा और इसको तोड़ देगा। तो माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए ये नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं, मतलब ये कोड नहीं करते, प्रोटीन्स नहीं बनाते, लेकिन ये मैसेंजर आरएनए को टारगेट करते होते हैं, मैसेंजर आरएनए को टारगेट करते होते हैं, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन कम हो जाता है। तो ये सारी मैंने बता दिया, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एपिजेनेटिक हो सकती है, ट्रांसक्रिप्शनल हो सकती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल हो सकती है या फिर ट्रांसलेशनल हो सकती है। दीज आर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन।